चलिए ध्यान दीजिए, लाइव हो गया। ओके ओके। पिछले क्लास में हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और आपको बताए थे कैल्शियम के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो कैल्शियम का कंपाउंड। बोले थे नहीं याद रखने के लिए, या इसने शुरुआत होगी। कैल्शियम का इंट्रोडक्शन हो गया था, कैल्शियम का। कैल्शियम का कंपाउंड, कैल्शियम का यौगिक। तो कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम की उपस्थिति होती है, लेकिन फिर भी कैल्शियम की उपयोगिता शुद्ध अवस्था में नहीं के बराबर ही होता है। यानी जिस रूप में लोहे, एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी जैसे धातुओं की उपयोगिता है, उस तरह से मुक्त अवस्था में यानी कैल्शियम, केवल कैल्शियम की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, न तो अर्थव्यवस्था में न ही मानव जीवन में। लेकिन कैल्शियम के कई यौगिक जो है बहुत ही ज्यादा आर्थिक महत्व के हैं। तो अगर हम कैल्शियम को देखें तो शुद्ध अवस्था में कैल्शियम की उपयोगिता तो नहीं है, लेकिन कैल्शियम के यौगिकों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो आइए विभिन्न प्रकार के कैल्शियम के यौगिक और उनकी उपयोगिताओं को हम देखते हैं। और पहला जो यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको काली चूना कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्विक लाइम कहते हैं। काली चूना और क्विक लाइम। मार्केट में जो आप चूना खरीदते हैं वो वास्तव में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। मार्केट में जो चूना बिकता है वो ठोस रूप में रहता है, एकदम ढेले के रूप में। वो ढेले के रूप में जो मार्केट में चूना बिक रहे हैं वो वास्तव में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे काली चूना, क्विकलाइम भी कहा जाता है। और इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसकी काफी ज्यादा उपयोगिता है। चूना जो मार्केट में बिक रहे हैं पत्थरों के रूप में, ढेलों के रूप में, वो वास्तव में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, जिनका इस्तेमाल कई कार्यों में होता है। तो ये जो चूना है ये बनाया कैसे जाता है दोस्तों, ये बात भी आप जान लीजिए कि चूना की कितनी उपयोगिता आप जानते ही हैं। खैनी के साथ चूना, पान के साथ चूना, गुटखा बनाने के लिए भी चाहिए क्या? चूना। घर की सफेदी के लिए भी चाहिए क्या? चूना। तो कई सारी उपयोगिताएं हैं। तो ये चूना का निर्माण होता कैसे है? ये चूना का निर्माण होता कैसे? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को ही गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनते हैं। और यह जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है। तो चूना की जो प्राप्ति होती है वो चूना पत्थर को गर्म करके, जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, और चूना पत्थर पृथ्वी के भूपर पट्टी पर हर जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में
चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की कोई कमी नहीं है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। और याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके जो चूना बनाया जाता है तो भट्टी में जो ये रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कि अभिकारक उत्पाद बनते हैं और उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके फिर क्या बना लेते हैं, अभिकारक बना लेते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पुनः यह दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। पुनः यह दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कोई दिक्कत है? तो चूना कैसे बनता है देख लिया। अब इसकी क्या उपयोगिता है दोस्तों, तो इसकी जो उपयोगिता है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किए जाते हैं और ड्राइंग एजेंट के रूप में किस रूप में किया जाता है, अब ड्राइंग एजेंट यानी किसी भी चीज को सुखाना है ना, वहां पर चूना, किसी भी चीज को सुखाना है, चाहे कहीं पर भीग गया, पानी गिर गया है, अब तुरंत वहां पर क्या कर दीजिए, चूना गिरा दीजिए और वो तुरंत ही सूख कर क्या हो जाता, तैयार हो जाता। तो ड्राइंग एजेंट यानी कि किसी भी सतह को सुखाने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है और दैनिक जीवनों में भी चूना की कई सारे उपयोगिताएं हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और जब यह जल से अभिक्रिया करता है तो बनता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जाकर हम गर्म कर दे तो क्या बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डाल दिए, पानी डालने से बुझ गया और पानी डालने पर कैल्शियम ऑक्साइड उस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, वास्तव में जो चूने की उपयोगिता है उसमें किसकी उपयोगिता है, पान के साथ भी चूना खरीदता, पान के साथ ही जो चूना खाया जाता है वो वास्तविक रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप मार्केट से चूना लाते हैं किसी भी घरेलू कार्य के लिए, पहले उसे हम किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। और पानी में जैसे ही डालते हैं जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या बन जाता है। तो वास्तव में जो खैनी के साथ चूना खाया जाता है, पान के साथ चूना खाया जाता है, या घर के सफेदी के लिए जो चूना इस्तेमाल किया जाता है उसमें मुख्य रूप से वो कौन है, हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं और उसको डाल देते हैं किसमें, और तत्पश्चात निर्माण होता किसका, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसी का इस्तेमाल हम भिन्न भिन्न कार्यों में करते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच जो अभिक्रिया ये होती है, ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि उष्मा क्षेपी होता है। एक्सोथर्मिक होता है यानी कि उष्मा, यानी कि यह अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। और आप यह रिएक्शन देखे भी होंगे, घर पर कभी चूना को जल में गिराए होंगे तो इतनी उष्मा निकलती है कि जल जो है उबलने लगता है। जल जो है क्या होता है, तो जब चूना को जल में डालते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, और उष्मा क्षेपी रिएक्शन संपन्न होने के बाद किसका निर्माण होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम का पहला सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। और कैल्शियम का सब यौगिक उजले रंग का होता है, चूना तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। ये दोनों पदार्थ आप देखे होंगे, बस ये पूरा ठोस रहता है और ये ठोस नहीं रहता है, ठीक है। अब तीसरा प्रमुख यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो सबसे पहले कई नामों से जाना जाता है। जो सबसे प्रचलित नाम है वो है चूना पत्थर, यानी चूना का पत्थर, और एकदम पत्थर की तरह कठोर होता है, इसीलिए इसे चूना पत्थर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लाइम स्टोन कहते हैं। एक और नाम है क्या? खरिया। एक और नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर के भी नाम से जाना जाता है, लाइम स्टोन के भी नाम से जाना जाता है, और खरिया के नाम से भी जाना जाता है, खरिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यही वास्तव में आपका क्या है? संगमरमर भी है, यानी संगमरमर भी रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो कैल्शियम का ये जो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पृथ्वी पर बहुत ही बृहद मात्रा में पाई जाती है और इसकी कई सारे उपयोगिताएं। सबसे पहले जो आप संगमरमर उपयोग करते हैं घरों को बनाने के लिए, घरों को आकर्षक बनाने के लिए जो संगमरमर इस्तेमाल होते हैं, वो वास्तव में चूना पत्थर ही है, वो वास्तव में चूना पत्थर ही है। और इस चूना पत्थर से ही हम बनाए थे किसको? कैल्शियम। तो चूना पत्थर का इस्तेमाल संगमरमर के रूप में हुआ, चूना पत्थर का इस्तेमाल कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि काली चूना क्विकलाइम बनाने में हुआ, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है दंत मंजन बनाने में भी किया जाता है। दंत मंजन बनन, पहले देखिए पाउडर जैसे उजले उजले दंत मंजन आते हैं, उस दंत मंजन में अधिकांश मात्रा किसकी होती थी? कैल्शियम कार्बोनेट की होती थी, कैल्शियम कार्बोनेट की होती थी। इसकी कई ज्यादा उपयोगिता और इसकी कोई कमी नहीं है दोस्तों, और कोई कमी नहीं होने के कारण इसको बनाने तो कोई जरूरी नहीं है, इसको बनाएंगे नहीं, एकदम ऊपर पट्टी पर एकदम कैल्शियम कार्बोनेट की भरमार है। राजस्थान मध्य प्रदेश के ऊपर पृथ्वी के सतह पर भरपूर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें लैब में तैयार करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें लैब में तैयार करना है, तो लैब में कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाए जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाए जाते हैं, किससे? और बनता है आपको क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और तो आप बिना बुझा हुआ चूना को किससे अभिक्रिया कराइए, तो आपको क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो व्यापारिक स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आप लैब में तैयार करना चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवा दीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दीजिए, क्लियर हो जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार है। आप जानते हैं कि अगर हमें सफेदी करनी है, घरों की सफेदी करनी है, तो किससे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो घर की जो सफेदी करते हैं तो कुछ 1-2 दिन तक घर चमकते नहीं है, सफेदी करने के तुरंत बाद चमक आती है घरों में, 1-2 दिन के बाद उसमें चमक आता है। अब ऐसा मत, हालांकि अब तो शायद बहुत कम उपयोग हो रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि चूना जब घरों में चूना जो कराया जाता है, सफेदी जो कराया जाता है, तो सफेदी करने के शुरुआत के 1-2 दिनों में, शुरुआत के 1-2 दिनों में घर बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद सफेदी किया गया दीवार चमकने लगते हैं। इसका क्या कारण है जानते हैं? कि हम जो सफेदी करते हैं किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सफेदी कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का एक परत बना देता है। और जब घरों पर
कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनता है, तब यही तेज चमक पैदा करता है ये, यानी कि घर तब क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। तो घरों की जो हम सफेदी करते हैं दोस्तों, वो 1-2 तक नहीं चमक आती है उसमें सफेदी में। वो इसलिए नहीं आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं चमकते हैं। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घरों की सफेदी कर दी, अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट के परत बनते ही घर क्या होने लगता है। क्लियर हो गया। अगला प्रमुख यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखे भी होंगे ब्लीचिंग पाउडर, देखे भी होंगे, एकदम उजला रहता है लेकिन थोड़ा पीलापन लिए रहता है। ये उजला होता है लेकिन थोड़ा पीलापन लिए होता है, बहुत कम लेकिन थोड़ा सा पीलापन लिए रहता है ब्लीचिंग पाउडर। और ये जल में घुलनशील है लेकिन बहुत ज्यादा घुलनशील, जल में घुलता है लेकिन बहुत धीमी गति से घुलता है। और इसका इस्तेमाल जल को साफ करने के लिए होता है। खासकर काई जब उग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए प्राय किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जलों में भी हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए उसमें क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण को डालते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया हम किससे करवाते हैं, क्लोरीन से बनाते हैं। बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और निर्माण होता है किसका। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराकर बनाई जाती है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करके बनाई जाती है। अभी ये जो ब्लीचिंग पाउडर वाला आप रिएक्शन देख रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर वाला जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, यह रिएक्शन एक खास प्रकार के संयंत्र में होता है, जिसे कहते हैं हौसेन कलेवर तथा बॉकमान संयंत्र। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर निर्माण के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन पदार्थों की आवश्यकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ, और किसकी आवश्यकता है, और क्लोरीन की आवश्यकता है। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। अब ध्यान दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर निर्माण के लिए जो ये रिएक्शन प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन प्रक्रिया एक खास प्रकार के संयंत्र या खास प्रकार के यंत्रों में होता है, जिसका नाम है हौसेन क्लेवर तथा बॉकमान संयंत्र। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हौसेन क्लेवर तथा बॉकमान संयंत्र में किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। हौसेन क्लेवर तथा बॉकमान संयंत्र में किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और इस संयंत्र में कौन रिएक्शन होता है, आप समझ गए। अब देखिए कि हम किसी भी चीज को साफ करने के लिए, खासकर जमीन पर उगे काई को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जल को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग
ब्लीच करने का, साफ करने का जो गुण है वो वास्तव में किसके कारण है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में एक खास गंध भी होती है, वो गंध किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने का गुण भी किसका है? किसके कारण है? क्लोरीन का। अब ब्लीचिंग पाउडर में जो खास प्रकार की गंध होती है वो गंध भी किसकी होती है? क्लोरीन की। दुर्गंध जो होती है वो भी किसकी होती है? क्लोरीन की। और ब्लीचिंग पाउडर की एक खास बात है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप खुला छोड़ दे, ब्लीचिंग पाउडर को आप खुला छोड़ दे तो उसके जो ब्लीच करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के एक खुले डब्बे में रख दे तो कुछ समय के बाद ही ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ब्लीच करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देने पर उसकी ब्लीच करने की क्षमता समाप्त हो जाती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो भी गुण है ब्लीच करने का, साफ करने का, वो किसकी उपस्थिति के कारण है? लेकिन आप उसको खुला छोड़ दिए तो वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करने लगा? और ब्लीचिंग पाउडर वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का क्या कर दिया? क्लोरीन गैस का क्या कर दिया? और अगर ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस ही निकल गया, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस ही निकल गया, तब इसमें कोई क्षमता रह जाएगी? बताइए, रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। क्लियर हो गया? बात समझ गए? ब्लीचिंग पाउडर जल में अधिक घुलनशील है या कम? कम घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर की गंध किसकी गंध होती है? क्लोरीन की गंध होती है। उजले रंग का होता है लेकिन हल्का पीला लिए, इसीलिए कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक पीत धवल चूर्ण है। पीत का मतलब पीला, धवल का मतलब उजला। आइए अगला जो मुख्य है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट Hal2S2, दोनों तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख सकते हैं। इस तरह से भी, और यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधे जल के अणु रह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ आधे, एक के साथ आधे तो दो के साथ पूरे के, इसलिए ये दोनों फार्मूला किसके हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कैल्शियम सल्फेट में जब आधे जल के अणु जुड़े हैं, कैल्शियम सल्फेट में जब आधे जल के अणु जुड़े हैं तब इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ, और इसका नाम भी रोचक है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार बनाया गया कहां पर? पेरिस में बनाया गया। और पेरिस में बनाने के बाद इसका सबसे ज्यादा काम किस में लिया जाता था? प्लास्टर में। लेकिन जब सीमेंट का खोज हो गया तब सीमेंट से प्लास्टरिंग का काम होने लगा, क्योंकि ये काफी खर्चीली हो रही थी। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये इसलिए है कि क्योंकि पहली बार इसे पेरिस में ही बनाया गया, और पेरिस में पहली बार जो बनाया उसके बाद इसका व्यापक उपयोग किस रूप में लिया जा रहा था? प्लास्टरिंग के काम में लिया जा रहा था। प्लास्टरिंग के काम में लिया जा रहा, और तब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। और जब सीमेंट की खोज हुई थी तो व्यापक तरीके से, आज भी आप जानते हैं कि प्लास्टरिंग में अब किसका इस्तेमाल होता है? सीमेंट का, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में कई गुना ज्यादा सस्ता होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो उस दिन से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण पहली बार कहां हुआ? अब हुआ कैसे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम के ही एक कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट, जिसमें दो जल के अणु जुड़े वो, और इसे कहते हैं क्या? जिप्सम कहते। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसी से बनाया जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है?
जिप्सम से किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है। और अगर हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करें, अगर हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस गर्म तो क्या होगा? तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और जल इसका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट गर्म कर दे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जल निकल जाएगा। लेकिन इसी कैल्शियम सल्फेट को, इसी जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस तक एकदम सावधानी पूर्वक गर्म करें, एकदम टेम्परेचर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करें, तब जाकर निर्माण होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ और डेढ़ जल के अणु जो है वो निष्कासित हो जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैल्शियम के ही एक अन्य यौगिक जिप्सम के से किया जाता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दे सीधी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण संभव है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए एक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, और ये सावधानी अगर नहीं बरती गई तो कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं। अब जानते कि जिप्सम को गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में समानताएं ये हैं कि दोनों कैल्शियम सल्फेट ही हैं। अंतर बस यही है कि जिप्सम में 2 जल के अणु है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 जल के अणु है। तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल में डाल दीजिएगा, सॉरी आधे जल के अणु है, तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः आप जल में डाल दीजिएगा तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल अवशोषित करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी जिप्सम को गर्म करिए सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक तो बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में डाल दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जल को अवशोषित करके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? क्लियर हो गया? और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण आप जानते हैं कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? वो किसका उपयोग करते हैं? मूर्तियां बनाने में व्यापक रूप से किसका इस्तेमाल होता है? क्लियर हो गया? कैल्शियम का इतना ही कंपाउंड याद रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना कंपाउंड पड़े? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर। कुल 5 कंपाउंड के बारे में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। पढ़िए तो 5 कंपाउंड को। यह बैच एएलपी के लिए है। बिल्कुल दोस्तों, एलपी के लिए क्यों? एलपी में भी यही सब पूछा जाता है। सब एग्जाम के लिए यह बैच है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अगले मेटल पर आते हैं। अगला मेटल है मैग्नीज।
अगला मेटर हमारा है मैग्नीज। ये भी कोई खास महत्व का तो है नहीं, है कोई खास महत्व का? कोई विशेष खास महत्व का नहीं है। शायद ही आप अपने दैनिक जीवनों में मैग्नीज से परिचित हुए होंगे कि मैग्नीज का ये काम है। तो ये भी कोई खास उपयोगिता वाला धातु तो है नहीं, फिर भी धातु है। और इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 25 होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2p6 3s2 3p6 और 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। क्लियर? तो अगर देखिए कि मैग्नीज के प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में 6 2 8 5 13, अंतिम कक्षा में 2। ध्यान दीजिएगा 3D अंतिम कक्षा नहीं है। अंतिम कक्षा ये जो 1 2 है ये कक्षा संख्या है, और ये कक्षा का सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे आप जानते ही है। तो आपबाउ प्रिंसिपल से लिखे तो इस तरह, और बोरबरी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इस तरह होगा। यानी कि मैग्नीज में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 2 10 10 20 3 23। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए हैं तो बताइए इसका पीरियड यानी कि आवर्त कितना होगा? 4। क्योंकि एक परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? आवर्त होता है। और हम देख रहे हैं सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, यानी 4 सेल है, तो आवर्त बराबर 4। अब ब्लॉक देखिए, अगर अंतिम कक्षा से पहले डी हो, अगर अंतिम कक्षा से पहले डी हो तो वह ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। कौन ब्लॉक होता है? अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है, लेकिन ये एस ब्लॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप याद रखिएगा कि अगर अंतिम से ठीक पहले क्या हो? डी ऑर्बिटल हो, तो वह कौन ब्लॉक होता है? आप जानते हैं कि 3s 3p के बाद किसका स्थान आएगा? और उसके बाद स्थान आएगा किसका? यानी 4s, यानी कि बाहरी कक्षा से ठीक पहले डी सबसेल है। अगर किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा से ठीक पहले डी ऑर्बिटल हो, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा से ठीक पहले डी ऑर्बिटल हो, बाहरी कक्षा से ठीक पहले डी ऑर्बिटल हो, तो वह तत्व किस ब्लॉक का होता है? यानी कि मैग्नीज किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक में रखे जाते हैं संक्रमण धातु। क्या रखा जाता है? यानी कि मैग्नीज आपका कैसा धातु है? संक्रमण धातु। आप जानते हैं एस ब्लॉक धातु, पी ब्लॉक अधातु, डी ब्लॉक संक्रमण धातुओं का है। डी ब्लॉक संक्रमण। तो मैग्नीज आपका क्या है दोस्तों? संक्रमण धातु है। मैग्नीज आपका क्या है? अब आइए दोस्तों वर्ग। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग कैसे निकालेंगे डी ब्लॉक का? तो एस ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वर्ग संख्या था। एस ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या था? वर्ग। पी ब्लॉक में संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़कर हम निकाले। अब अगर कोई तत्व डी ब्लॉक का है, अगर कोई तत्व डी ब्लॉक का है, अगर कोई तत्व डी ब्लॉक का है तो उसका वर्ग बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब प्लस डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है डी ऑर्बिटल में? तो वर्ग कितना हो गया? मैग्नीज का वर्ग। किसी डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर होते हैं। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखें कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और डी ऑर्बिटल में कितना है? 5 है। इसीलिए मैग्नीज का वर्ग कितना हो गया? क्लियर हो गया?
चलिए मैग्नीज का इंट्रोडक्शन समझ गए। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना, आवर्त, ब्लॉक, डी ब्लॉक का कैसा धातु, यानी मैग्नीज क्या है और इसका वर्ग क्या है। डी ब्लॉक का वर्ग कैसे निकाले, समझे कि नहीं समझे। डी ब्लॉक का वर्ग कैसे निकाले, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं दोस्तों कि मैग्नीज को मैग्नीज को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो वही अयस्क पहले हमें चुनना पड़ता है। धातु प्राप्त करने के लिए हमें क्या चुनना पड़ता है। तो अगर मैग्नीज के अयस्कों की बात करें तो दो प्रमुख अयस्क है, एक है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, पायरोलुसाइट कहते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। और दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट Mn2O3H2O। तो अगर मैग्नीज के अयस्क को देखें तो मैग्नीज के बहुत ज्यादा अयस्क पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर उपलब्ध है। मैग्नीज के कौन कौन से प्रमुख अयस्क है दोस्तों, पायरोलुसाइट और मैग्नेसाइट एक मैग्नेटाइट है। ओह सॉरी, वही तो हमको लग रहा है मैग्नाइट है, सॉरी मैग्नाइट ठीक है। Mn2O3H2O को मैग्नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नाइट। तो बहुत ज्यादा अयस्कों की, मैग्नीज की बहुत ज्यादा अयस्कों की उपलब्धता नहीं है। दो ही अयस्क है जो प्रायः मिलते हैं, एक है पायरोलुसाइट और दूसरा मैग्नाइट। और इन दो अयस्कों में जो मैग्नीज की प्राप्ति होती है वो किससे होती है, पायरोलुसाइट से होती है। किससे होती है। और अगर पायरोलुसाइट से दोस्तों मैग्नीज प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर आप समझ हो गए होंगे कि इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, विद्युत अपघटन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के उपरांत हमारा मैग्नीज अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा। और आप जानते हैं कि धातु हमेशा कहाँ प्राप्त होते हैं, कैथोड पर, और अधातु कहाँ प्राप्त होते हैं, एनोड पर। तो मैग्नीज की प्राप्ति मुख्यतः किस अयस्क से की जाती है, मैग्नीज की प्राप्ति किस अयस्क से, और पायरोलुसाइट से मैग्नीज की प्राप्ति किस विधि से। अब विद्युत अपघटन क्या आप जानते हैं, कई बार इसका हम जिक्र किए हैं विद्युत अपघटन के प्रोसेस को, कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर धातु आता है और धातु के साथ जो कुछ रहता है क्लोराइड ऑक्सीजन, वो आ जाता है कहां पर। तो पायरोलुसाइट का अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे तो मैग्नीज की प्राप्ति कहां होगी, क्लियर। अब तो ये बात तो शुरुआत में ही जान गए थे कि मैग्नीज की बहुत ज्यादा कोई उपयोगिता है, लेकिन इसका एक यौगिक बहुत ज्यादा उपयोगी मैग्नीज का, वो है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। ये गुलाबी रंग का होता है, किस रंग का, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, लाल दवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाल दवा के। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। हालांकि आप इससे काफी बेहतरीन एंटीसेप्टिक डिटॉल सेवलॉन मार्केट में आ गए हैं तो इसकी उपयोगिता घट गई है, लेकिन एक जमाने में ये लाल दवा के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग में आते थे घाव सब पर लगाने के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या पढ़ते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट को डायरेक्ट पायरोलुसाइट से ही बना लिया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से ही निर्मित कर लिए जाते हैं किसको, पोटेशियम
परमैंगनेट को पोटेशियम, परमैंगनेट को पोटेशियम। परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है दोस्तों? और इसे किस नाम से जानते हैं? और इसका प्रयोगशाला का ये एक अनिवार्य यौगिक है। जिस तरह दवाई के दुकान में पैरासीटामोल होना अनिवार्य है, उसी तरह केमिस्ट्री के लैब में निश्चित ही क्या होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। लैब में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, लैब में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का लैब में प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होता है। किस रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में होता है। और इसका इस्तेमाल जल शुद्धिकरण में भी होता है। इसका इस्तेमाल जल शुद्धिकरण में ही होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल जल शुद्धिकरण में भी होता है। और अगर दोस्तों हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर दें, KMnO4, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम, अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बनता है K2MnO4, और इसे हम पढ़ते हैं पोटेशियम मैग्नेट। नोट में सही करिएगा, नोट में डायरेक्ट दिया कि पोटेशियम परमैंगनेट के बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनता, तो वहां K की जगह क्या लगा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं और K2MnO4 को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम। तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा। मैग्नीक डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या होगा? त्याग होगा। ऑक्सीजन गैस का क्या होगा? त्याग होगा। तो प्रयोगशालाओं में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि क्या नहीं जाता है, लेकिन कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। और पोटेशियम परमैंगनेट गर्म होकर किसका निर्माण करते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, KMnO4 को क्या पढ़ते हैं? KMnO4 को क्या पढ़ते हैं? और K2MnO4 को, K2MnO4 को, कोई दिक्कत? बातों को समझ गए? तो इतना ही बात याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। क्लियर? पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में इतनी ही बातों को याद रखना है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? समीकरण बैलेंस है कि नहीं है? है नहीं है? बिल्कुल है। इतना देर से पता लगाते हैं। क्लियर? और मैग्नीज का दूसरा प्रमुख यौगिक खुद मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसको पायरोलुसाइड कहते हैं, यही है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो होता है शुष्क सेल में। शुष्क सेल में विदुर्बक के रूप में। किस रूप में? विदुर्बक के रूप में, डाइपोलराइज्ड के रूप में। विदुर्बक का मतलब डाइपोलराइज्ड के रूप में, डाइपोलराइज्ड के रूप में होता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा मैग्नीज के जिस यौगिक की उपयोगिता है वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। जल शुद्धिकरण में भी उसका इस्तेमाल किया, लैब में ऑक्सीकारक के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ। और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की भी एक उपयोगिता है। और इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ड्राई सेल में डीपोलराइज्ड के रूप में होता है। शुष्क सेल वही निपो एबर रेडी बैट्रिक सब जो हम यूज करते हैं ना, वही है क्या? शुष्क सेल। और शुष्क सेल में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड किस रूप में काम आते हैं? विदुर्बक के रूप में काम आते हैं। किस रूप में काम आते हैं?
विदुर्भक के रूप में काम आते हैं, विदुर्भक के रूप में काम आते हैं। अब ये विदुर्भक डायपोलराइट की प्रक्रिया है क्या? तो नोट में थोड़ा मिस्टेक है, पहले आप सही कर लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट में जो गलत लिखा है उसको आप सही कर लीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि शुष्क सेल में जो एनोड होते हैं, शुष्क सेल में जो एनोड होते हैं, और एनोड का मतलब सेल में मतलब क्या? ऋणात्मक ग्रिड। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड प्लस होता है, लेकिन जब बात सेल की होगी तो सेल में एनोड क्या होगा? तो शुष्क सेल के एनोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अगर हम ड्राई सेल का लगातार उपयोग करते रहे तो उस ड्राई सेल के, शुष्क सेल के एनोड पर क्या जमा हो जाता है? हाइड्रोजन गैस जमा होकर एनोड के कार्य को क्या कर देता है? बाधित कर देता है। शुष्क सेल का उपयोग करने पर शुष्क सेल के एनोड पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना, हाइड्रोजन गैस का जमा होना ध्रुवन कहलाता है। हाइड्रोजन गैस का जमा होना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। और शुष्क सेल में इसी से बचने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, और मैग्नीज डाइस एनोड पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड एनोड पर जमा हाइड्रोजन गैस को हटाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विध्रुवन। यानी हाइड्रोजन गैस का जमा होना क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है, पोलराइज्ड कहलाता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड एनोड पर जमे हाइड्रोजन गैस को हटाने का कार्य करता है। जमा होना ध्रुवन, तो हटाना क्या कहलाएगा? तो विध्रुवन का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? विध्रुवन का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में, डायपोलराइट के रूप में उपयोग आते हैं। ये विध्रुवन है क्या? तो शुष्क सेल का उपयोग करने पर शुष्क सेल के एनोड यानी कि ऋणात्मक ग्रिड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाता है, और इस जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्रुवन कहते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड एनोड पर जमा इसी हाइड्रोजन को हटाने का कार्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विध्रुवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नोट में ठीक उल्टा दिया हुआ है, समझे? अब नोट में जो लिखा है उसको सही करिए, तो सही करिए। कर लिए? देखे थोड़ा नोट, ये जो है ना MnO2 द्वारा हाइड्रोजन गैस के हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विध्रुवन कहलाती है। समझ गए ऑनलाइन वाले दोस्तों? समझ गए क्या सही करना है? और नहीं तो नोट में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड उसको काट दीजिए, ये लिख लीजिए, काट के पूरा यही लिख डालिए, ये भी कर सकते हैं। शुष्क सेल के एनोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होना क्या कहलाता है? ध्रुवन। मैग्नीज डाइऑक्साइड एनोड पर जमा हाइड्रोजन गैस को हटाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? विध्रुवन कहलाता है। चलिए दोस्तों, मैग्नीज को एक बार पढ़ डालिए।
क्लियर। आ जाइए दोस्तों लोहा पर। इसके बाद लोहे ना है, लोहा। लोहा का लैटिन नाम क्या जानते हैं? क्या है? फेरम है। क्या है? और फेरम से ही सिंबल निकल कर आया है क्या? एफी। लोहा। और इतने क्लास हम आगे बढ़ गए हैं मेटल वाले चैप्टर में, और आप ये जान ही गए हैं कि लोहा एक ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान समय में पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस धातु की सबसे ज्यादा उपयोग हो रही है वो कौन है? लोहा। लोहा इतनी ज्यादा महत्व की धातु है कि अगर ये लोहा पृथ्वी के ऊपर पट्टी से विलुप्त हो जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति जो है वो थम जाएगी। तो लोहा वर्तमान मानव सभ्यताओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। और दूसरा स्थान किसका है? एल्युमिनियम का। दूसरा स्थान किसका है? एल्युमिनियम का है। सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा है और दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। और अगर पृथ्वी के भूपर पट्टी पर देखें तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर एल्युमिनियम कहीं गुना ज्यादा है। किससे? लोहा से। अगर पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर देखें तो पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर लोहा से ज्यादा मात्रा है। किसकी? फिर भी आप देखे होंगे कि एल्युमिनियम महंगा है, लोहा सस्ता है। जबकि उपलब्धता के आधार पर एल्युमिनियम पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर ज्यादा पाए जाते हैं, उसके तुलना में लोहा की उपलब्धता पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कम है। तो ऐसा क्या कारण है कि ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी एल्युमिनियम महंगा है और कम मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी लोहा सस्ता है? तो इसका कारण है कि अयस्कों से धातु अलग करने की जो प्रक्रिया है वो एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा खर्चीला है। यानी कि लोहा के अयस्कों से लोहा प्राप्त करना कम खर्चीला है, उसके बनस्पत एल्युमिनियम के अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त करना अधिक खर्चीला होने के कारण ही एल्युमिनियम क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। नहीं तो पृथ्वी पर भूपर पट्टी की उपलब्धता देखें तो एल्युमिनियम ज्यादा है, लोहा कम है। अब लोहा जिसका लैटिन नाम फेरम है और फेरम से ही निकलकर इसका संकेत तय हुआ है एफी। इसका परमाणु संख्या कितना? 26। परमाणु संख्या 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। मैग्नीज का भी तुरंत लिखे थे 25, तो एक बढ़ा देना है किसमें? डी में। मैग्नीज के डी में 5 था, इसके डी में 6 है। क्लियर? यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 14, अंतिम में यानी लोहा में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब आइए, अगर लोहा का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके हैं तो इसका आवर्त क्या होगा बताइए? 4। और लोहा किस आवर्त में है? और हम कैसे कह रहे हैं कि लोहा चौथा आवर्त में है? क्योंकि इसमें सेल की संख्या कितनी है? 4। सेल की संख्या कितनी है? तो लोहा में सेल की संख्या, परमाणु में सेल की संख्या 4 है और जितना सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है, उतना ही उसका आवर्त होता है। और अंतिम कक्षा से ठीक पहले क्या है? अंतिम कक्षा से दूर होगा डी तो नहीं होगा। अंतिम कक्षा से ठीक पहले डी होता है तो समझिए वो किस ब्लॉक का होता है? यानी मैग्नीज भी डी ब्लॉक का, लोहा भी
यानी लोहा भी दोस्तों क्या है? संक्रमण धातु है। लोहा भी क्या है? अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम से पहले ठीक डी ऑर्बिटल है, अंतिम से पहले ठीक डी ऑर्बिटल है, अंतिम से पहले ठीक डी ऑर्बिटल है, तब वह किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का होता है। तब वह किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का होता है। तो लोहा में अंतिम से पहले ठीक 3D है, यानी डी ऑर्बिटल है, तो लोहा किस ब्लॉक का तत्व है? और डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार के होते हैं? ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। ये भी ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। और अगर इसका वर्ग देखें तो डी ब्लॉक का हम वर्ग कैसे निकालते हैं? तो डी ब्लॉक का वर्ग बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? अब प्लस डी ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में। तो अगर कोई तत्व डी, कोई धातु डी ब्लॉक का है या कोई तत्व ही डी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक में जो भी है वो धातु ही है, तो डी ब्लॉक का जो वर्ग होता है उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वर्ग संख्या। तो लोहा किस वर्ग में है? 8 में है। लोहा किस आवर्त में है? 4 में है। लोहा किस ब्लॉक में है? लोहा किस प्रकार के धातु है? क्या लोहा सामान्य धातु है? नहीं। ठीक है, लोहा संक्रमण धातु है। लोहा कैसा धातु है? क्लियर है? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लोहा का इंट्रोडक्शन समझ गए। अब आते हैं लोहा कैसे कैसे उपलब्ध है। चलिए आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर लोहा की उपलब्धता देखें तो लोहा का अयस्क है पहला आपका Fe2O3 हेमेटाइट, एक ये अयस्क है। दूसरा Fe3O4 मैग्नेटाइट। और तीसरा है लौह कार्बोनेट यानी कि सीडे। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जो अयस्क लोहा के उपलब्ध है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर लोहा के जो अयस्क उपलब्ध है वो है आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। और इसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये ऑक्साइड अयस्क है, जबकि सीडेराइट आप देख रहे हैं कार्बोनेट अयस्क है। अब लोहा के 3 प्रकार के अयस्क तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध हैं, लेकिन इन 3 प्रकार के अयस्कों में, सबसे ज्यादा जो उपलब्ध अयस्क पृथ्वी के भूपर पट्टी पर है वो कौन? भारत से लेकर इटली, फ्रांस, अमेरिका तक लोहे की जो अयस्क उपलब्ध है वो कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट की उतनी उपलब्धता ही नहीं है कि हम उनसे भारी मात्रा में लोहा को निकाल सकें। भिन्न भिन्न देशों के पास जो लौह अयस्क का भंडार है वो किस रूप का भंडार है? भारत में भी जहां लौह अयस्क पाया जाता है वो किस प्रकार का है? और पूरे विश्व की यही स्थिति है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी लौह अयस्क की उपलब्धता है किस रूप में? हेमाटाइट के रूप में। किस रूप में है? हेमाटाइट के रूप में। क्लियर? तो हम निकालेंगे किससे? हेमाटाइट से। आइए दोस्तों, हेमाटाइट से लोहा निकालने की प्रक्रिया आसान नहीं है।
हालांकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने की तुलना में तो जरूर आसान है, लेकिन फिर भी हेमाटाइट से लोहा निकालने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप अच्छी तरह से। हम विस्तार पूर्वक इसे बताने की प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हेमाटाइट यानी Fe2O जहां पाया जाता है, इसके साथ जो सबसे प्रमुख गैंग है वो कौन है? SiO2, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। और भी कई प्रकार के पत्थर, मिट्टी इत्यादि इत्यादि सब मिले रहते हैं। यानी जहां कहीं भी लौह अयस्क है वो अधिकांश हेमाटाइट है। हेमाटाइट जहां से निकाला जाता है उसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका मिले होते हैं। लौह अयस्क में अशुद्धि के रूप में सबसे ज्यादा क्या मिले होते हैं? सिलिका। साथ साथ इसमें कई प्रकार के पत्थर के कण, मिट्टी के कण, ये सब भी मिले होते हैं। तो अब जो लौह अयस्क जहां से निकाला जाता है, सबसे पहले इसे द्रव चालित धुलाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। फर्स्ट क्लास में हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का जिक्र किए थे। तो सबसे पहले हेमाटाइट अयस्क को द्रव चालित धुलाई के द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन इस सफाई से हेमाटाइट में मिले पत्थर के कण दूर हो जाते हैं, मिट्टी के कण दूर हो जाते हैं, लेकिन हेमाटाइट से सिलिका दूर नहीं होता है। हेमाटाइट से सिलिका दूर नहीं होता है। तो हेमाटाइट अयस्क से गैंग को हटाने के लिए सर्वप्रथम उसको किस तरह साफ किया जाता है? द्रव चालित धुलाई के द्वारा साफ किया जाता है। सबसे पहले किसके द्वारा साफ किया जाता है? और अगर हेमाटाइट इसको द्रव चालित धुलाई के द्वारा साफ करते हैं तो इस सफाई में पत्थर, मिट्टी के कण, ये सब तो निकल जाते हैं, लेकिन क्या नहीं निकल पाते हैं? सिलिका नहीं निकल पाते हैं। सिलिका नहीं निकल पाते हैं दोस्तों, सिलिका नहीं निकल पाता है। अब सिलिका कैसे निकलेगा? हेमाटाइट से सिलिका कैसे निकलेगा? दोस्तों, इसको निकालने के लिए इसे एक भट्ठी में डालते हैं और उसे कहते हैं ब्लास्ट। सही कर लीजिएगा, ब्लास्ट फर्नेस, हिंदी में वात्या। आप हेमाटाइट को पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दिए ना, और हाइड्रोलिक वॉशिंग करके हेमाटाइट से क्या निकला? कौन कौन सी अशुद्धि निकली? मिट्टी के कण, पत्थर के कण निकल गए कि नहीं? लेकिन क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग करने से हेमाटाइट का सिलिका निकला? यानी कि हेमाटाइट के साथ जो खतरनाक गैंग है वो सिलिका है। जो खतरनाक गैंग है वो कौन है? और सिलिका गैंग को निकालने के लिए इसे डाला जाता है किसमें? यानी कि लोहे के अयस्क के लोहा निकालने के लिए उसे एक खास प्रकार के भट्ठी में डाला जाता है। उस भट्ठी को क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। उस भट्टी को क्या कहते हैं? क्लियर? भट्टी को डिटेल में पढ़िएगा, पढ़ लीजिए। क्या जरूरी है? नहीं पढ़िएगा रिजल्ट न होगा, पढ़ लीजिए। हमको लगा सब कहेगा छोड़ दीजिए, लेकिन रिजल्ट आज के दौर में बहुत कठिन हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कितना भी कठिन हो जाए प्रश्न बाहर। अब देखें इस चैप्टर में कितना डाले हैं? 427 कुछ, 400। औकात नहीं किसी बोर्ड का इससे बाहर जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास में केवल समझिए,
बहुत को समझा रहे हैं, उसको टेंशन है परीक्षा में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अरे परीक्षा में तो वही पूछेगा जो लास्ट में है। हमारे नोट जो है, जो हमसे नहीं भी पढ़ता वो खरीद कर ले जाता है। सही बोल रहे हैं, मार्केट में वायरल है नोट। नोट में ऐसन ऐसन गलती की है कि अपनों से पढ़ेगा जाएगा, है कि ना है। मैगनीज वाला देखा है ना, अब बहुत विद्यार्थी तो आएगा, अब पूरा एकदम तो सर नोट दे दीजिए खाली हम रट लेंगे। कल नोट दे देंगे रट लेगा। लुसेंट तो अभी तक तुम रटाने है। जो किताब पूरा फ्रेश है उसको तुम रटने पर, मेरा नोट रट लेगा। रट लेगा तो पूरा गिरेगा दहे बाजार। समझ रहे ना भाषा को। तो नोट जो इधर उधर से लेता है तो उसको आप समझाइएगा कि नोट में कुछ बहुत ही महीन गलतियां हैं क्या, जो आपका रिजल्ट बना देगा लेकिन मेरिट से हटा देगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। इस हेमाटाइट से सिलिका निकलना है, निकलवे नहीं कर रहा है, इसीलिए अब डालेंगे इसको किसमें, भट्टी में डाल देंगे। भट्टी का नाम क्या है। लेकिन दोस्तों भट्टी में डालने से पहले इसमें दो चीज मिलाते हैं। भट्टी में डालने से पहले इसमें दो चीज मिलाते हैं। एक कोक, लगभग 90%, 98% शुद्ध कार्बन को क्या कहते हैं, यानी कोक यानी कार्बन। और मिलाते हैं कैल्शियम कार्बो। और दोस्तों ये गैंग है, ये सिलिका क्या है, और सिलिका को हटाने के लिए हम दो चीज मिला रहे हैं। यानी कि ये दोनों क्या है दोस्तों, फ्लक्स है। ये दोनों क्या है, जबकि सिलिका क्या है, गैंग है। सिलिका क्या है, गैंग है। सिलिका क्या है, गैंग है। तो सिलिका गैंग है और गैंग को हटाने के लिए फ्लक्स के रूप में क्या क्या मिला है, कोक मिला दिए। क्या मिला दिए, कोक मिला दिया और कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको मिला करके क्रशर मशीन में पीस डालते हैं सबको। और इस तरह से जो चूर्ण तैयार होता है, इस तरह से जो हेमाटाइट, सिलिका, कोक और कैल्शियम कार्बोनेट का जो चूर्ण तैयार होता है, उस चूर्ण को क्या कहते हैं, सॉरी चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज। उस चूर्ण को क्या कहते हैं, चार्ज। हेमाटाइट का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, सॉरी प्रमुख गैंग कौन है, जो कि हाइड्रोलिक वॉशिंग से दूर। गैंग सिलिका को हटाने के लिए हेमाटाइट में कौन कौन फ्लक्स मिलाते हैं, और हेमाटाइट गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। हेमाटाइट गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और इसी चार्ज को गिराया जाता है वात्या भट्टी में। चार्ज में क्या क्या है आप समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अब इसी को गिराया जाता है दोस्तों वात्या भट्टी में। अब वात्या भट्टी कैसे होता है आपको हम बता रहे हैं। चार्ज आपके सामने में है, इसको डायरेक्ट भट्टी बना रहे हैं, गिरा देंगे उसको। ये तो बोतल जैसी हो, नहीं ऐसे ही होता है। 10वां के एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, फिर देखे हैं, यही है वात्या भट्टी। और नीचे में रहता है छिद्र, और इससे जाता है गरम हवा का झोंका, गरम हवा का, और इस साइड से भी गरम हवा का, और ऊपर से इस चार्ज को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और वात्या भट्टी खास बात है कि नीचे जो ताप होता है अधिक ताप, फिर ऊपर जाते जाते ताप क्या हो जाता है,
और नीचे में अधिक ताप क्यों का आप जानते हैं, नीचे में गर्म हवा का झोंका मार रहे हैं। तो वात्या भट्टी कुछ इसी आकार का होता है, जिसमें नीचे से गर्म हवा का झोंका देने के लिए, गर्म हवा का झोंका देने के लिए एक छिद्र बने होते हैं, और उसके बाद नीचे में और छिद्र होते हैं, जहां से आपको क्या निकलता है, लोहा। क्या निकलता है, और एक छिद्र से निकलता है धातु मल। तो आप ध्यान दीजिए कि इस वात्या भट्टी की जो आकार होती है कुछ इसी तरह होती है। सबसे जरूरी बात है कि वात्या भट्टी में नीचे का ताप अधिक होता है, ऊपर का ताप कम होता है। वैसे भी कोई भी भट्टी हो, नीचा में ताप अधिक होता है, ऊपर में कम होता है। तो वात्या भट्टी में ये होता है। और वात्या भट्टी के नीचे से गर्म हवा का और चार्ज को गिराया जाता है भट्टी के ऊपर से, भट्टी के ऊपर से लोहा हमको निकलता है नीचे से। क्लियर। अब भट्टी में हम गिराएं किसको, चार्ज को। भट्टी में किसको गिराएं, और भिन्न भिन्न प्रकार के रिएक्शन होने के उपरांत, भिन्न भिन्न प्रकार के रिएक्शन होने के उपरांत हमें प्राप्त होता है क्या, लोहा प्राप्त होता है। अब भट्टी में जो डालते हैं इस चार्ज को, कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले कोक गर्म हवा के झोंका से, गर्म हवा के झोंका के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और यह अभिक्रिया प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है, और क्या निकलता है। तो सबसे पहले वात्या भट्टी में जो ये कोक है वो गर्म हवा के झोंका के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, और अब इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वात्या भट्टी का तीसरा रिएक्शन है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये पुनः फिर कोक से अभिक्रिया करके बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले वात्या भट्टी में कोक गर्म हवा के झोंका के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बनाया, यानी कि यह अभिक्रिया प्रबल ऊष्माक्षेपी होता है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। फिर उसी उष्मा से फ्लक्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, पहला रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी बार पुनः कोक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह अब हेमाटाइट से अभिक्रिया करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमाटाइट से अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब दूसरा रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये गैंग सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, और ये कैल्शियम सिलिकेट धातु मल के रूप में बाहर निकल जाता है और आपको लोहा प्राप्त होता है। तो वात्या भट्टी में होने वाले रिएक्शन देख लिए। वात्या भट्टी में सबसे पहले कोक गर्म हवा के झोंका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बनाता है। फिर ये जो रिएक्शन में उष्मा बना ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बार पुनः कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमाटाइट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो हेमाटाइट के गैंग से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु मल बनाता है, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, तो आपको लोहा प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन दोस्तों रिएक्शन नोट कर रहे हैं क्या, 4 गो रिएक्शन है, यादें हो गया हुआ। चलिए लोहा मिल गया है ना, लेकिन लोहा जो मिला है गड़बड़ सरबर है। पहले रिएक्शन देख लीजिए आप, लोहा को एक बार और साफ करेंगे।
देखिए नोट, रिएक्शन नहीं लिखिएगा ना तो इसका एक उपाय है, इसका एक उपाय बहुत अच्छा है कि एक क्वेश्चन है रिएक्शन वाला, एक सौ पचपन को व्यवस्थित कर लीजिए, सारा रिएक्शन क्लियर, तो जाइए बनाइए 155। नोट्स चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल नोट्स चेंज हो गया है, न्यू नोट्स केमिस्ट्री का आ गया है। एक 155 155 155 क्या होगा आंसर? धातु समझ में आ रहा है ना? अब दोस्तों जो इसको उबाऊ लग रहा है आपको बता देते, ये इसमें ऐसे ही पढ़ा जाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त हुआ उस लोहा में 2.5 से 4% क्या रहता है? कार्बन। और ऐसे लोहा को कहते हैं पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। तो वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होते हैं, वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 2.5 से। और यह लोहा जो होता है कठोर तो होता है लेकिन भंगुर होता है, और ऐसे लोहा क्या कहते हैं? तो वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त हुआ वो कैसा लोहा है? ढलवा लोहा की बहुत कम उपयोगिता है, क्योंकि ये मजबूत तो होते हैं लेकिन ये मजबूत तो होते हैं लेकिन ये भंगुर होते हैं, यानी कि बाह्य प्रहार से ये चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए इस ढलवा लोहा को डायरेक्ट किसमें बदल दिया जाता है? इस्पात में बदल दिया जाता है। किसमें? इस्पात में बदल दिया जाता है, या फिर ढलवा लोहा को बदला जाता है किसमें? पिटवा लोहा में। किसमें? और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम, 0.1% से 0, और इस्पात में 0.1 से 1.5% था। तो वात्या भट्टी से किस प्रकार का लोहा प्राप्त होता है? ढलवा लोहा को डायरेक्ट किसमें बदला जाता है? इस्पात में बदला जाता है। किसमें? क्योंकि शुद्ध अवस्था में लोहा बहुत ज्यादा उपयोगी, सबसे आप जितने भी चीजों को लोहा कर रहे हैं वास्तव में वो क्या है? इस्पात। अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, स्टील है। तो लगभग वात्या भट्टी में तैयार 90% से अधिक लोहे को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है? इस्पात में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और कुछ लोहों को कन्वर्ट किया जाता है पिटवा लोहा में, और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा, और इस्पात में कार्बन की मात्रा दोनों लोहा के बीच में होता है, मध्य में होता है। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब लोहा का प्रमुख यौगिक कौन कौन है? लोहा का प्रमुख यौगिक है फेरस सल्फेट 7H2O। और देखिए सल्फेट वाले यौगिक को कशिश कहते हैं, अंग्रेजी में विट्रियोल। क्या कहते हैं? विट्रियोल कहते। क्या कहते हैं? तो सल्फेट वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कशिश। और इसका रंग कैसा होता है? इसलिए फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा कशिश कहा जाता है। फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है?
हरा, इसका रंग ही हरा होता है। लेकिन अगर इससे जल के अणुओं को हटा दे तब यह हरा से रंगहीन हो जाता है, तब यह हरा से क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है स्याही इंक बनाने में किया जाता है, हरे रंग का इंक बनाने में किया जाता है, एनीमिया के उपचार में भी इसका इस्तेमाल। दूसरा है फेरिक क्लोराइड, दूसरा है फेरिक, इसका इस्तेमाल रक्तस्राव रोकने में किया जाता है। किसमें? दूसरा है फेरिक सल्फाइड, दूसरा क्या है, फेरिक सल्फाइड। इसको आयरन पैराइड्स भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आयरन पैराइड्स भी पढ़ते हैं और फेरस सल्फाइड भी पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है मोहर साल्ट, FeSO4 NH4 हॉल 2SO4 6H2। और इसकी क्या उपयोगिता है आप याद कर लीजिए, एक एक लाइन में लिखा हुआ है। क्या? तो लोहा समाप्त हो गया ना। अगला कंपाउंड, अगला मेटल कौन है? कॉपर। आइए नेक्स्ट क्लास से कॉपर पढ़ते हैं।